आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ गई है ना बच्चों? आ गई है आवाज, आ गई है, आ गई, आ गई है, आ गई है, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ मैंने लिखा है और इतना सा ही आपको नोट करना है। श्रीशैलम बांध बेटा कृष्णा नदी के ऊपर होगा। आ गई भाई, आ गई। वैसे अब रुक भी जाओ यार, तुम कमेंट के बाढ़ ले आते हो बिल्कुल। कृष्णा नदी, ठीक है ना? तो ये कौन सी नदी के ऊपर होगा मेरे दोस्त? कृष्णा रिवर के ऊपर आपका श्रीशैलम बांध याद रखना है। बिल्कुल आ गई है, आ गई है, आवाज आ गई है। बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल एग्री करते हैं कि गुरुजी आ चुकी, आ चुकी है। हम बात करेंगे अब झारखंड की। तो मेरे दोस्त झारखंड के अंदर कौन कौन से बांध आपको पढ़ने हैं? झारखंड राज्य के अंदर आपको याद रखना है, एक तो मैथन बांध है, तिलैया बांध है, बाल पहाड़ी बांध है बच्चों। मैथन, तिलैया, बाल पहाड़ी। मैथन जो बांध है मेरे दोस्त, वो आपकी बराकर नदी के ऊपर है। तिलैया बांध भी झारखंड के अंदर बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है। बात करें बाल पहाड़ी डैम की, ये भी बराकर नदी के ऊपर। और नेक्स्ट जो है बच्चों, एक बांध याद रखना है, चंडेल बांध। ये झारखंड राज्य के अंदर सवर्ण रेखा नदी के ऊपर बना हुआ बांध। सवर्ण रेखा नदी के ऊपर मेरे दोस्त ये बांध बना हुआ है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई रवि कुमार, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है सर, तेलंगाना में भी है, बिल्कुल तेलंगाना में एक बांध है, कदम बांध उसे बोलते हैं। तेलंगाना के अंदर भी बच्चों एक बांध आपको याद रखना है, कदम बांध। ये जो कदम बांध होगा ना, ये कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम के ऊपर बच्चों बना हुआ होगा। तो यदि ऑप्शन में कदम नदी है तो आप कदम नदी का नाम लेंगे, और कदम नदी यदि ऑप्शन में नहीं है तो बेटा आपको बोलना है गोदावरी नदी। तो कदम और गोदावरी नदी के संगम के ऊपर जो डैम है वो आपका कदम बांध होगा तेलंगाना के अंदर, ठीक है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ये, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। सरदार सरोवर बांध हमने पढ़ा तो था गुजरात के अंदर, वो तो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटक की। बात करेंगे बेटा कर्नाटक की। कर्नाटक स्टेट के अंदर भी 3 से 4 डैम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डैम लगभग आपको स्थान के नाम पर ही मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो डैम है वो स्थान के नाम पर ही आपको मिलेंगे। जैसे मैं एक डैम आपको बताऊं यहाँ पे, घाटप्रभा बांध। आपने घाटप्रभा नाम की नदी पढ़ी होगी, मालप्रभा, घाटप्रभा। तो एक तो याद रखिएगा घाटप्रभा।
नदी कौन सी है मेरे दोस्त? घाट प्रभा नदी। स्टेट कौन सा हो जाएगा गुरुजी? स्टेट हो जाएगा कर्नाटक। एक है अलमाटी बांध। माटी कौन खाता था मेरे दोस्त? माटी खाता था गुरुजी भगवान श्री कृष्ण। तो अलमाटी बांध कौन सी नदी के ऊपर हो जाएगा? कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, एक याद रखेंगे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो डैम है बेटा, ये भी कर्नाटक के अंदर कौन सी नदी के ऊपर? तो नदी का नाम भी याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी। नदी का नाम भी क्या होगा? सरतुंगभद्रा नदी होगा। ठीक है, एक कृष्णराज सागर। कृष्णराज सागर बांध जो होगा ना, बेटा ये कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर होगा। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य का ये डैम होगा आपका, जिसका नाम है कृष्णराज सागर। ठीक है, याद रखोगे। एक परियोजना और याद रख लेना, तुंगभद्रा नदी के ऊपर हिडकल परियोजना इसे बोलते हैं कर्नाटका में, हिडकल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिडकल जो प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में है? तो कर्नाटक में। और आपसे कोई पूछ ले कि नदी कौन सी होगी मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे तुंगभद्रा नदी होगी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है जी तुंगभद्रा। ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइएगा, यहां तक चीजें क्लियर हुई? हम बात करेंगे यहां कर्नाटक के बाद केरला की। तो ये है आपका केरला। तो मेरे दोस्त केरल राज्य के अंदर कौन कौन से बांध हैं? केरल राज्य के अंदर एक बांध का नाम है मुल्लई पेरियार। मुल्लई पेरियार बांध जो होगा मेरे दोस्त, वो पेरियार रिवर के ऊपर होगा। रिवर कौन सी होगी? पेरियार नदी हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। एक परियोजना आपको याद रखनी है, मैंने केरला के अंदर आपको एक रिवर पढ़ाई थी, पंबा रिवर। और पंबा रिवर के ऊपर एक परियोजना एग्जाम में पूछी गई, सबरीगिरी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि सबरीगिरी जो परियोजना है ना, वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, स्थित है? तो हम बोलेंगे सबरीगिरी जो परियोजना होगी, ये पंबा नदी के ऊपर केरल राज्य के अंदर होगी। तो पंबा नदी हमने केरल राज्य की नदी के रूप में इसको पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल। बस दो, या एक और याद रखना चाहो तो एक इडुक्की बांध भी है, ये भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। और नदी कौन सी होगी? पेरियार। ठीक है, तो केरला के डैम भी हमने पढ़ लिए। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल भाई। एक बच्चे ने ये ठीक बोला है, यहां पर आप घाट प्रभा नदी करेंगे। रिवर कौन सी हो जाएगी? घाट प्रभा। ठीक है, हाँ बाकी ठीक है। फटाफट नोट कीजिएगा। एक शिव समुद्रम नाम की परियोजना भी है कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य के अंदर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम परियोजना, रिवर कौन सी हो जाएगी दोस्त? कावेरी। और राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से
बांध हैं और कौन कौन सी प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं हैं। तो दोस्त ये है मध्य का प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं वो फटाफट नोट कीजिएगा। एक परियोजना आपको याद रखनी है, संजय सरोवर बांध, ठीक है। कौन सा बांध याद रखेंगे बेटा? संजय सरोवर बांध। मध्य प्रदेश के अंदर संजय सरोवर बांध वेनगंगा नदी के किनारे है। नदी कौन सी हो जाएगी सर? वेनगंगा नदी हो जाएगी। तो संजय सरोवर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? वेनगंगा नदी के ऊपर। गांधी सागर बांध आपसे पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे सर चंबल नदी के ऊपर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी रिवर? चंबल रिवर। और चंबल रिवर बच्चों निकलती कौन से प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से ही निकलती है चंबल रिवर, ठीक है ना। एक याद रखेंगे, बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध सोन नदी के ऊपर। बेटा नदी कौन सी हो जाएगी? सरसोन नदी हो जाएगी। तो ये तीन बांध आप लोगों को यहां पर याद रख लेने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। दो दो तीन तीन बांध याद रखने, ज्यादा याद नहीं रखने, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोयना बांध को लेकर पूछा जाता है कि कोयना बांध कौन सी नदी के ऊपर कौन से राज्य में है। तो हम बोलेंगे कोयना नाम का जो बांध है वो कोयना नदी के ऊपर। नदी बेटा कौन सी हो जाएगी? कोयना नाम की आपकी नदी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जायकवाड़ी नाम की एक परियोजना है गोदावरी नदी के ऊपर महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी नाम की परियोजना है गोदावरी नदी के किनारे बच्चों, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, गिरना नाम का बांध है गिरना नदी। तो गिरना जो बांध है बेटा वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सर गिरना नदी के ऊपर। राज्य कौन सा बोलोगे? सर महाराष्ट्र बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? महाराष्ट्र बोलेंगे, ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद हम तेलंगाना पढ़ेंगे फिर। तेलंगाना के अंदर एक ही डैम आपको पढ़ना है। एक मैंने पहले भी आपको शायद डैम पढ़ा दिया तेलंगाना में। एक तेलंगाना के अंदर निजाम सागर बांध बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और निजाम सागर बांध आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिवर के ऊपर है सर, तो मेरे दोस्त रिवर होगी मंजीरा। नदी कौन सी हो जाएगी? मंजीरा नदी हो जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक डैम आपको याद रखना है, रिहंद।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त एक डैम आपको याद रखना है, रिहंद बांध। और आपसे कोई पूछ ले कि रिहंद बांध या परियोजना कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। और नदी कौन सी होगी, नदी होगी बच्चों रिहंद नाम की नदी। कौन सी नदी, रिहंद नाम की नदी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बेटा अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, 5-7 क्वेश्चन आपको मैं कवर करा रहा हूं। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछ ले तो हम बोलेंगे सर टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। और टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के अंदर है। टिहरी जो बांध है वो कौन से राज्य में है, सर उत्तराखंड राज्य में। और आपसे कोई पूछ ले कि ये बांध कौन सी नदी के ऊपर, तो आपको एक नदी का नाम नहीं लेना बल्कि 2 नदियों के नाम आपको लेने हैं। और आपको बोलना है कि ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और बिलांगना नदी के ऊपर बना हुआ है। भागीरथी व बिलांगना नदी पर ये बच्चों बना हुआ है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व। तो भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी या गुरुत्व बांध कौन सा हो जाएगा, भाखड़ा बांध हो जाएगा। बताया भी था मैंने कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। जिस तरीके से डैम बनाए जाते हैं ना, बनावट के आधार पे बच्चों उनके टाइप हम तैयार करते हैं, ठीक है। और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और मेरे दोस्त नदी कौन सी, सतलुज नदी। नदी कौन सी हो जाएगी, सतलुज नदी हो जाएगी, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि भारत का सबसे पुराना बांध सर उस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बांध, ठीक है, भारत का सबसे पुराना जो बांध है वो कल्लनई बांध है। और ये कल्लनई नाम का जो बांध है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ बांध है बच्चों। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है दोस्त, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। हम बात करें तो विश्व का सबसे लंबा बांध जो भारत का भी सबसे लंबा होगा वो हीराकुंड होगा। ये विश्व का ही सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। बच्चों राज्य कौन सा होगा, उड़ीसा। और नदी कौन सी होगी, महानदी।
आपसे पूछ ले कि इस डैम की जो टोटल लेंथ है भाई वो कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 26 किलोमीटर इस डैम की टोटल लेंथ है। तो क्या 26 के 26 किलोमीटर में जल भरा रहता है? नहीं। तो मेरे दोस्त टोटल लेंथ है 26 किलोमीटर है इसकी, लेकिन इस डैम में जो जल भरा रहता है वो 5 किलोमीटर तक। तो 5 किलोमीटर लेंथ को हम बोलेंगे मुख्य लंबाई। तो इस डैम की जो मुख्य लंबाई होगी भाई वो होगी 5 किलोमीटर, टोटल लेंथ हो जाएगी 26 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए विश्व का सबसे लंबा बांध है। हम बात कर लेते हैं भारत का जो सबसे बड़ा बांध होगा वो कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो बांध होगा मेरे दोस्त वो सरदार सरोवर बांध होगा। बढ़ेगा मतलब वाटर वॉल्यूम होता है, जिस बांध के अंदर ज्यादा पानी स्टोर किया जाए उसी को हम बड़ा बोलेंगे यहाँ। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये आपका सबसे बड़ा बांध है। और राज्य होगा गुजरात। इसी के पास स्टेचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है बच्चों वो स्थित है। और नदी होगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है ना। याद रखेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट कीजिएगा। इसके बाद मेरे दोस्त हम झील पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेक्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलेगा बच्चों, बात करें फिर सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बेटा सिलेबस मोबाइल बंद करके रख दे, हो ही जाएगा आज ही। सिलेबस तो अपने हाथ में है ना, पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट होगी जब तक नौकरी नहीं लगोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस बेटा करवा देंगे 10 12 15 दिन में, और ठीक है लगभग 15 एक दिन में करवा देंगे। तो तुम्हारे जो 5 7 8 टॉपिक और बचते हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो करेंगे, ठीक है। तो लगभग 10 या 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, 15 दिन मान के चलिएगा, जनवरी के एंड तक करवा देंगे। हम बात करेंगे लेक्स की, झीलों की। तो हेडिंग डालिएगा लेक्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की झीलें। लेक्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झीलें। मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है झील, तो आपको बोलना है कि जल का, झील को आपको बोलना है कि जल का वो भाग जो चारों तरफ जमीन से जुड़ा हो। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि जल का वो भाग, जल का वो भाग
जो चारों तरफ से जमीन या सतल भाग से घिरा हो बच्चों। ठीक है, जमीन या सतल भाग से घिरा हो। जैसे अपने गांव के अंदर तालाब होता है, बिल्कुल बस तालाब का बड़ा रूप लगा लो तुम। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि झीलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन। तो आपको बोलना है कि सर झीलों का अध्ययन जो है ना वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो समुद्र के खारे पानी से बनी झीलें होती हैं, समुद्र के खारे पानी से बनी तटीय झीलें, यानी कि समुद्र के किनारे पर, समुद्र के खारे पानी से जो बनी हुई झीलें होती हैं, हम इनको तटीय झीलें बोलेंगे। तटीय झीलें का मतलब होता है कोस्टल लेक्स। ठीक है, इसको हम कोस्टल बोलेंगे बच्चों। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लैगून। आपसे कोई भी पूछ ले, अब जैसे उड़ीसा के अंदर कोई झील हम समुद्र के साथ लगते क्षेत्र में पड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? उसको हम लैगून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैगून। तो लैगून शब्द बच्चों किसका है? झीलों से संबंधित है लैगून वर्ड। और लैगून का मतलब होता है जो कोस्टल एरिया के अंदर समुद्र के खारे पानी से बने हुए गड्ढे हैं, उनको हम बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं? लैगून। ठीक है बच्चों, जब ये गड्ढे बड़ी संख्या में होंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे? लैगूनों का समूह। ग्रुप ऑफ लैगून्स क्या कहलाएगा? तो इसको हम बोलेंगे कयाल। इसको हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? कयाल बोल देंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कयाल क्या है, तो आपको बोलना है भाई समुद्र के साथ लगते क्षेत्र में जो समुद्र के खारे पानी से बने हुए छोटे छोटे गड्ढे हैं, उन गड्ढों का जो ग्रुप होगा, लैगूनों का जो समूह होगा, उसको हम कयाल बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि ये लैगूनों के जो समूह हैं यानी कि कयाल जो हैं वो कहाँ सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपको बोलना है केरल राज्य के मालाबार तट के ऊपर। केरल राज्य का तट मालाबार राज्य तट के नाम से जाना जाता है। तो केरल राज्य के मालाबार तट पर ही कयाल आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे, यानी कि खारे पानी के ये गड्ढे आपको बड़ी संख्या में दिखाई देंगे और इनका जो समूह है उसी को हम कयाल बोल रहे हैं। तो केरल राज्य के मालाबार तट पर। ठीक है बच्चों, राजस्थान के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि थार के मरुस्थल में छोटी छोटे झीलें नजर आएंगी, बने हुए छोटे छोटे पानी के गड्ढे नजर आएंगे। तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में बनी हुई ये जो छोटी छोटी झीलें हैं, इनके समूह को हम पलाया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पलाया। तो ये दो तीन शब्द हैं, ये आपको पढ़ना है, झीलों के टॉपिक से संबंधित है। चाहे मैं लैगून का जिक्र करूं, कयाल का जिक्र करूं या पलाया का जिक्र करूं, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान जहां पर सबसे ज्यादा विस्तार है मेरे दोस्त थार डेजर्ट का, थार मरुस्थल का, में जो बनी छोटी छोटी झीलें हैं,
इसको हम क्या बोल देंगे, पलाया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पलाया बोल देंगे। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट। नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा। अब बच्चों हम सभी राज्यों के अंदर झील पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उन झीलों से जो जो क्वेश्चन अपना बनेगा इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं हमारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों को। तो हेडिंग डालिएगा J&K में स्थित झीलें। बच्चों जम्मू कश्मीर की झीलों को मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाता हूं। ठीक है, आपको एक शब्द याद रखना है और उस शब्द में सारी की सारी झीलें आ जाएंगी जो जम्मू कश्मीर में है, और वो वर्ड है नागवुड। तो नाग याद रखना है और नाग के साथ वुड याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों कोई भी झील हम पढ़ेंगे जिसके नाम के पीछे नाग जुड़ा हो तो समझ लेना कि वो जम्मू कश्मीर में ही होगी। जैसे बच्चों शेषनाग झील आपसे कोई पूछ ले कि शेषनाग झील कहाँ है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी झील जिसके नाम के पीछे नाग होगा वो 99% जम्मू कश्मीर की ही झील होगी। बच्चों शेषनाग के बाद जैसे हम बात करते हैं वेरी नाग की, वेरीनाग झील की, वेरीनाग के बाद बच्चों हम बात करते हैं अनंतनाग की, ठीक है, अनंतनाग की। उसके बाद बच्चों नाग से ही याद रखेंगे नागिन या नगीना। तो जहां नाग होगा वहीं नागिन होगी मेरे दोस्त। तो नाग या नागिन या नगीना, ये झील कहाँ होगी आपकी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो हम वू है वू, इस वू से बेटा हम पढ़ेंगे वुल्लर झील। आपसे कोई पूछ रहे ना कि वुल्लर झील जो है ये कैसे पानी की झील है, तो जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है बच्चों, तो बर्फ के पिघलने से पानी जो बनेगा वो पीने योग्य होगा, और पीने योग्य पानी को हम मीठा पानी बोलेंगे। तो हम बोल देंगे कि ये एशिया की ही ताजे और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की तो अपने आप हो जाएगा जब मैंने एशिया शब्द लिख दिया है ना। तो एशिया की ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी मेरे दोस्त, वुल्लर झील होगी। ठीक है, और ये जो डै है, डै वुड के अंदर जो डै आया है, इस डै से मेरे दोस्त बन जाएगा डल झील। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी झील पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बच्चों टूरिस्टों के लिए, ठीक है, या टूरिज्म का यदि जिक्र आएगा, जम्मू कश्मीर के पर्यटन का जब जिक्र आएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में जाना पसंद करते हैं, तो ये पर्यटकों के लिए फेमस होगी। पर्यटकों के लिए क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी। बच्चों इनके अलावा एक झील और आपको याद रखनी है जम्मू कश्मीर की, उसको हम बोलेंगे अंचार झील।
तो अंचार झील भी कहाँ है? JNK के अंदर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा दोस्त। ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तो आपको याद रखनी है झील, खजियार झील। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील याद रखोगे? खजियार झील। और ये जो खजियार झील हिमाचल प्रदेश के अंदर आप पढ़ रहे हो, ये भी पर्यटकों के लिए फेमस है मेरे दोस्त। और इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है ना बेटा, जिसकी राजधानी बर्न है। जिनेवा जिसका बड़ा शहर है, वो स्विट्जरलैंड है। हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी है ना, बस इसलिए थोड़ा सा तुम डिस्टर्ब हो गए होंगे। अब वापिस आवाज आ गई है? हाँ, वरना तुम सारी की सारी बातें सुन लेते फिर। हिमाचल प्रदेश का क्या होगा? ये स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर एक और झील है बड़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बच्चों गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक झील और याद रखेंगे, गोविंद सागर झील। और आपसे कोई पूछ ले कि ये गोविंद सागर जो झील है ये कैसी झील है, तो ये एक कृत्रिम झील है बच्चों, मैन मेड लेक है ये। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बच्चों ये। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी क्या होगी? कृत्रिम झील होगी। कई जगह बच्चों इसको भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लिखा गया होगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है। सबसे बड़ी जो भारत की कृत्रिम झील होगी वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगी, जिसका नाम होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद हम बात करते हैं फिर किसकी? उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश के बाद हम जिक्र करेंगे उत्तराखंड का। और मेरे दोस्त, उत्तराखंड के अंदर आपको याद रखना है कि ताल ही ताल हैं। और ताल ही ताल हैं तभी तो बच्चों गाने बने हैं उत्तराखंड के तालों के ऊपर, है ना, कि तालों में ताल नैनी ताल बाकी सब तलैया। तो बेटा ताल याद रखिएगा, जिस भी झील के पीछे ताल जुड़ा होगा ना, 99% वो उत्तराखंड की ही झील आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो उत्तराखंड की झीलों को याद रखने के लिए बस आपको याद रखना है कि उन झीलों के नाम के पीछे ताल जुड़ा होगा।
हम बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे दोस्त देवताल, देवताल झील, नैनीताल, देवताल, नैनीताल, खुरपा ताल, सीता ताल, सीता ताल, ठीक है। एक है बच्चों नौकुचिया, नौकुचिया झील, ये भी कहाँ होगी आपकी, उत्तराखंड के अंदर ही होगी। एक मेरे दोस्त यहां से याद रखना है रूपकुंड, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है रूपकुंड झील। सर रूपकुंड झील इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको हम रहस्यमयी झील बोलेंगे। मिस्टेरियस लेक इसे हम बोलेंगे मेरे दोस्त। तो आपसे कोई पूछ ले कि मिस्टेरियस लेक ऑफ इंडिया, तो हम बोलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी झील रूपकुंड है। बच्चों रहस्य क्या है कि इस झील के पानी से बहुत सारे कंकाल यानी कि स्केल्टन बच्चों प्राप्त हो चुके हैं। तो ये कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। ये कंकाल आते कहां से है, ये अपने आप में एक रहस्य है। तो कंकालों के कारण बच्चों ये क्या है, फेमस लेक है, प्रसिद्ध झील है ये। ठीक है। उत्तराखंड के बाद आपको उत्तर प्रदेश की झीलें याद रखनी है, ये उत्तर प्रदेश होगा। और दोस्त उत्तर प्रदेश के अंदर दो झील याद रखनी है, दो की भी तीन याद करवा देते हैं चलो। एक तो याद रखनी है आपको फुलहर झील, जहां से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी कौन सी झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। ठीक है, जिस गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है, वो गोमती रिवर फुलहर झील से निकलती है। इसके अलावा एक हमने डैम पढ़ा था रिहंद, तो रिहंद नाम से कई बार झील भी पूछ लेता है। तो रिहंद झील भी बच्चों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और एक झील आपको याद रखनी है यहां, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बच्चों, ये सोनभद्र जिले के अंदर है उत्तर प्रदेश में। ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित झील है, और ये आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी। बच्चों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। और जो गोविंद सागर हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर झील पढ़ी, वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बनी हुई झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में हम जानेंगे किसको, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील याद करोगे। तो आज हम बच्चों इतना सा ही करते हैं, कल की क्लास में हम इन झीलों को कंप्लीट करते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे, जिसका नाम होगा भारत में कृषि। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर कल की क्लास में। और आपके 7-8 टॉपिक और पेंडिंग है, जिसमें मैं आपको कृषि पढ़ा दूंगा, एक भारत की मिट्टियां पढ़ा दूंगा, एक भारत की जलवायु पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों सौरमंडल पढ़ा देते हैं, फिर एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा महासागरों के बारे में, थोड़ा सा महाद्वीपों के बारे में आपको बता देंगे। इतना ही आपका सिलेबस एसएससी जीडी का रहता है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू बच्चों।